अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे क्योंकि आपकी अभी तो छुट्टियां चल रही थी इन व्यू ऑफ द ईद उल फितर। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी सादगी के साथ मनाई होगी आपने और सबों को दुआओं में याद रखा होगा। तो आपको पता है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी जोन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सेल्स की कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि सेल्स को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले जो लेक्चर दिया था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मगर कौन सा, इन सीरीज, यानी कि सीरीज में हमने सेल्स को कंबाइन किया था। तो उस टाइम मैंने उसकी रिलेशन निकाली, सर्किट इक्वेशन निकाली कि अगर सेल्स को कंबाइन किया जाएगा सीरीज में तो कितनी करंट निकलेगी, उसके लिए रिलेशन निकाली थी। कितना पावर आ जाएगा वो हमने रिलेशन निकाली थी। मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा वो हमने निकाली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि सेल्स को सीरीज में कब कनेक्ट करेंगे वो कंडीशन भी मैंने दे दी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इधर मैं लिंक दे रहा हूं, तो वो लेक्चर देखिएगा इससे पहले। तो आज हम एक और प्रोविजन लेंगे कि सीरीज को इन सेल्स को हम कौन सी कॉम्बिनेशन करेंगे, किस तरीके से इनको कंबाइन करेंगे वो लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम सेल्स को अब पैरेलली कंबाइन करेंगे। बट आपको याद होगा कि जब भी हम सेल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक बैटरी बनती है। तो इसका मतलब यह है कि बैटरी को बनाने का एक और तरीका हमारे पास आ गया। वो ये है कि अगर हम सेल्स को कैसे कंबाइन कर ले या कनेक्ट कर ले पैरेलल तरीके में। तो पैरेलल तरीके तो आपको पता है कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलो मैं यहां पर n सेल्स लेता हूं क्योंकि आपको पता है कि हम n सेल्स लेते हैं, तो आप फिर जितना आपको हो सके उतनी सेल्स ले सकते हैं। तो मैं यहां पर इन जनरल n सेल्स लेता हूं। चलो ये मैंने पहले एक सेल ले ली। आपको पता है कि सेल के साथ अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेनी पड़ती है क्योंकि हम अब सेल के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। तो अब हमें पता है कि सेल नहीं होता है, सेल के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, तो वो इसके बगल में दिखाते हैं। चलो मैंने ये एक सेल ले ली, इसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो डिट्टो मैंने एक और सेल इसी प्रकार से ले ली, ठीक है। उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, ठीक है, और ईएमएफ जो है वो E है। और एक और सेल ले ली, उसका भी ईएमएफ यही है और इंटरनल रेजिस्टेंस यही। आप बोलते होंगे कि सर ये सेम क्यों ले रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं ले रहे। मैं सिंपलिसिटी, इन द सिंपल वे, सिंपलीफिकेशन के लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि पैरेलल में हम कब बोलते हैं कि ये सर्किट एलिमेंट जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, जब उनका एक एंड एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट के साथ सबों का कनेक्टेड होना चाहिए। तब जाके हम इन द सिंपल लैंग्वेज हम ये बोलेंगे कि दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। या अगर आपको ये पता है कि दो टर्मिनल्स के बीच में आपको बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं और अगर अलग अलग ब्रांचेस या अलग अलग रास्तों में जो भी सर्किट एलिमेंट्स होंगे वो तो सिंपली हम कहेंगे कि वो सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहां पर अभी हम कह नहीं सकते कि ये वाले जो तीन यहां पर मैंने सेल्स ले ली ये सीरीज में है कि पैरेलल में। चलो अभी इनका ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। समझ में आया। तो यहां पर मैंने सपोज यहां पर मैंने एक टर्मिनल ले लिया या एक पॉइंट ले लिया, इसको भी मैंने उसी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी उसी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी उसी के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने एक और एंड ले लिया इन तीनों का या इन n सेल्स का। यहां पर मैं 3 सेल्स ले रहा हूं, सबों का जो मैंने ये एक एंड है वो एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट किया। अब ये जो सेल्स है सपोज दीज आर n सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इनको मैं अब सीरीज, अब मैं इसको सर्किट में लगा दूंगा इन सब सेल्स को। नो डाउट मैंने यहां पर 3 ही सेल्स बनाई। चलो मैं यहां पर एक और लेता हूं, ऐसे करता हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि ये n सेल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब कि दीज आर n सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स। मैंने n सेल्स ले ली। अब बताइए मुझे अब ये क्या बनी, ये बनी बैटरी। अब
ये वाली, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाई ये बैटरी बनी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको सर्किट में लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो ये एक एंड है इस बैटरी का, ये दूसरा एंड है इस बैटरी का, और ये एक एंड है इस कॉम्बिनेशन का, ना कि एक सेल का, एक कॉम्बिनेशन का, और ये है दूसरा एंड इसी कॉम्बिनेशन का। इसको मैं अब कनेक्ट करता हूं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस। चलो ये है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां बल्ब जो वगैरह भी है आपके पास, सपोज इसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा कि ये जितनी भी सेल्स यहां पर है, यहां से करंट आ जाएगी, वो यहां पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। चलो यहां से करंट कितनी आ रही है, I, मगर ये याद रखिएगा ये जो करंट I आ रही है, ये जो करंट I आ रही है इस सर्किट में, ये एक सेल से नहीं आया, ये इन n सेल से आया, क्योंकि इसने एक करंट दे दी, इसने दूसरी करंट दे दी, इसने तीसरी, ऐसी n करंट आई, इस जंक्शन पे मिली और यहां से चली गई, फिर से वापस आई, ठीक है। बट आपको ये बात भी पता है कि हम तब सर्किट एलिमेंट्स को बोलते हैं कि ये पैरेलल में है, एक और डेफिनेशन, जब उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। अगर ध्यान दे दीजिए, अगर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, E, बताइए इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वो भी E है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वो भी E ही है, तो मुझे बताइए कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या है, वो भी E ही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस E है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी है, तो वो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी है, तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो EMF है वो E है, E है, E है। तो इसका मतलब ये कि पैरेलल में क्या होता है, जितने भी सर्किट एलिमेंट्स है, चाहे वो कैपेसिटर्स हो, चाहे वो रेजिस्टर्स हो, चाहे वो सेल्स हो, तो अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सही सेम रहेगी। नो डाउट करंट अलग अलग आ जाएगी, मगर हर किसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगी, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही रहेगी जो हर किसी सेल के अक्रॉस है, क्योंकि इसके जो दो टर्मिनल्स है वो भी उसी के साथ कनेक्टेड है। समझ में आया? तो ये चीज याद रखेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, और सीरीज में क्या सेम रहता था, सीरीज में करंट थ्रू से एवरी रेजिस्टर या एवरी कैपेसिटर या एवरी बैटरी या एवरी सेल जो भी है, तो उसके अक्रॉस करंट सेम रहती थी, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है। तो अब आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन है आपके सामने और आपने I निकालना है, तो I के लिए आपको पता है कि सर्किट इक्वेशन क्या है, तो वो भी हमने पढ़ा है। तो सर्किट इक्वेशन ये बोलता है कि जो करंट होती है एक सर्किट में, जब भी मैं फिर से आपको ये पॉइंट फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको कि जब भी सर्किट्स को आप एनालाइज करेंगे, आप हमेशा करंट को पहले निकालिएगा। इस सर्किट में कितनी करंट चल रही है वो पहले निकालिएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी चीजें आपको निकालनी होगी वो बहुत आसानी से निकलते हैं, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करंट निकालनी है। दैट इज वाई व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द करंट इन दिस सर्किट, दिस इक्वेशन इज नोन एज सर्किट इक्वेशन। तो सर्किट इक्वेशन को हमेशा मद्देनजर रखा करें, ठीक है। तो आपको पता है कि करंट इन द सर्किट किसके बराबर होता है, वो होता है नेट ईएमएफ, यानी कि टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर किसी को नहीं पता कि ये जो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर, ये करंट के बराबर जो होता है, ये जो सर बोल रहा है कि सर्किट इक्वेशन है, तो इससे पहले मैंने इस पे लेक्चर्स दिए हैं इसी प्लेलिस्ट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में, तो वो जाके देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम हमेशा यही रिलेशन को यूज करते हैं, इसी रिलेशन के थ्रू हम चलते हैं, तो हमें हर कोई चीज निकल के आ जाता है, तो फिर ये बहुत आसान होता है। तो हम क्या निकालेंगे पहले, टोटल ईएमएफ। नो डाउट हमें हर किसी सेल का ईएमएफ पता है, हम देखेंगे कि इस बैटरी का, इस कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ क्या है। नो डाउट वी नो द ईएमएफ ऑफ द ईच एंड एवरी सेल, हमें हर किसी सेल का ईएमएफ पता है, हमने बैटरी का ईएमएफ निकालना है या कॉम्बिनेशन का ईएमएफ निकालना है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। वो क्या होगी, वो वही होगी जो एक सेल के अक्रॉस है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स उसी सेल के अक्रॉस भी है और यही दो पॉइंट्स इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी है, और माशाल्लाह
यही दो पॉइंट्स इसी रेजिस्टर के अक्रॉस भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पहले टोटल ईएमएफ, आपको पता है कि सर टोटल ईएमएफ पहले क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सर्किट इक्वेशन निकाल दी है। तो हम क्या लिखेंगे, तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर किसी सेल का ईएमएफ कितना है, वो माशाल्लाह स्मॉल ई है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसके बाद में क्या निकालूंगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी। मैं सेल नहीं लिख सकता, क्योंकि जब ही सेल्स मिलती है तो हमें बैटरी बन के आ जाती है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि टोटल ईएमएफ इस बैटरी का क्या है। बैटरी बोली या कॉम्बिनेशन, दिस इज वन एंड दिस सेम थिंग। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी या ईएमएफ जो होगा नेट, वो भी ई ही होगा। यहां पर सम नहीं होगा इनका, क्योंकि आपको पता है दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है दो पॉइंट्स के अक्रॉस। समझ में आया? तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी वो भी ई ही रहेगा। तो ऐसा लगता है कि ये बैटरी है या सेल, जितनी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी बैटरी के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये निकला टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी, क्योंकि अब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो है, ये दो पॉइंट्स बैटरी के पॉइंट एंड्स दो है, और तो उसके अक्रॉस भी वही ईएमएफ ई ही होगा। समझ में आया जो मैंने इससे पहले समझा आपको? तो टोटल ईएमएफ निकाल के आया हमें। अब हमें पता है कि हर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मगर दीज आर जो भी ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, पता है ये किससे कनेक्टेड है, पैरेलल में है कि नहीं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर निकलती है? आपको पता है कि दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये आपने पढ़ा है। तो यहां पर क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस कॉम्बिनेशन का यानी कि इस बैटरी की नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, टोटल ईएमएफ तो निकाला, अब निकालेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या ऑफ द कॉम्बिनेशन। सेल नहीं लिख सकते आप, क्योंकि हमें पता है कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मगर यही सेल अब पैरेलल में है, तो ये रेजिस्टेंसेस अब पैरेलल में आई, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। मगर आपको एक और स्पेशल केस तो याद होगा कि अगर हमारे पास एन रेजिस्टर्स है और वो एन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस भी सेम है, तो अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगी तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकलती है, वो निकलती है आर डिवाइडेड बाय एन। याद होगा? याद नहीं है तो पीछे लेक्चर रिमाइंड करिएगा। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, एक ही रेजिस्टेंस क्या है, डिवाइड बाय कितने रेजिस्टर्स है, तो आर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये स्मॉल आर है। तो आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल and R divided by N. It is not the internal resistance of the one cell. It is the internal resistance of this combination or of the parallel combination or the internal resistance of the battery. बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकली। समझ में आया? आपको पता है मैंने आर बाई एन क्यों लिखा, क्योंकि पैरेलल में यही होता है। अगर आपके पास एन रेजिस्टेंस है और हर किसी की रेजिस्टेंस 10 है, तो अगर आपने नेट रेजिस्टेंस निकाली है क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो 10 बाई एन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये निकली इंटरनल रेजिस्टेंस इनकी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर थोड़ा बहुत इसको सिमुलेट करूंगा कि ये जो एन रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है, अब इनके बदले एक ही रेजिस्टेंस आई, वो ये होगी। ठीक है, और ये जो है ये अब बैटरी बनी हमारे पास, ये एक बैटरी बन गई। ये सारे को मैंने कंबाइन किया तो ईएमएफ ई ही निकला, मगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो इन सेल्स का होगा, सब सेल्स का, वो कितना है, आर बाय एन। तो ये आर बाय एन बना। समझ में आया? मैं एक सेल को नहीं ले रहा हूं, मैं सब सेल्स को ले रहा हूं, जितने भी सेल्स है। तो मेरे पास ये एक बैटरी बनी, उसका ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल, और अब ये किसके साथ कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। समझ में आया? ये मैंने इसकी अब अगली वाली फिगर बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर क्या कर रहा है। तो ये सेल्स जो जितनी भी थी अभी पैरेलल में थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से ई ही रहेगा, क्योंकि हमने देखा वो ई ही रहा बैटरी का, और रेजिस्टेंस जो रही वो आर बाय एन रही, तो आर बाय एन रही। तो ये हमारे पास ये पूरा जो सर्किट यहां से यहां तक है वो ये चीज बन गया। ठीक है, यहां से यहां तक अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब मुझे बताओ, ये अब जितना सर्किट इससे पहले था वो अब ये इस सर्किट डायग्राम में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट क्या बनेगा।
वो होगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। मुझे बताइए ये जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस अब यहां पर है किसकी, बैटरी की, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में है कि नहीं, ये दोनों अब सीरीज में है। कौन कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड द एक्सटर्नल, दीज आर नाउ इन सीरीज। तो अब मुझे बताओ सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी। देखा मैं कैसे निकलता हूं, मैं यहां से कहां से कहां तक पहुंच गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या निकालना है। तो अब मुझे बताओ ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था, अब मैं क्या निकालूंगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट की। तो टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। अब आपको पता है कि सर्किट तो पूरा लेना पड़ेगा, वो एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बट दीज टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको पता है कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड सीरीज में होगी तो नेट रेजिस्टेंस अलजेब्रिक सम होता है। सिंपली इनका अलजेब्रिक सम करना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट जो मिलेगा वो आपका R प्लस R बाई N निकलेगा, ठीक है। इन दोनों का अलजेब्रिक सम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। समझ में आया। तो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गया और टोटल ईएमएफ भी पता चल गया। तो टोटल ईएमएफ पता, टोटल रेजिस्टेंस पता, तो सर्किट इक्वेशन को उपयोग में लाइए और आपको इस सर्किट में कितनी करंट होगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर मिटाता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो अब जो हमें करंट आ जाएगी, अब जो हमें सर्किट इक्वेशन से करंट आ जाएगी, देयरफॉर I इज इक्विवेलेंट टू, I किसके बराबर होता है, टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ कितना है, टोटल ईएमएफ है यहां पर E, जितना एक सेल के थ्रू है, E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय n, यही है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द करंट। अगर आपने करंट निकालनी है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू या इस सर्किट में, जब आप सेल्स को कंबाइन कर लेंगे पैरेलल में, तो आपको जो करंट निकलेगी उसका वैल्यू ये होगा E डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय N। यू नो द E इज द EMF ऑफ द वन सेल और EMF इज द ऑफ द बैटरी, दिस वन आर द सेम थिंग। R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R small r, it is the internal resistance of the each cell and N is the number of the cells। तो आपको ये सब पता है तो I पता चल गया। अब जब I आपको पता चल गया, करंट पता चल गई, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए जब करंट चलती है, जब करंट एक रेजिस्टर के थ्रू चलती है, व्हाट हैपन्स। आप कहेंगे कि सर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, यानी कि वो रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी लेता है, यानी कि वो इस पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। अब करंट कितनी आई किस रेजिस्टर के थ्रू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहां से करंट आई आ गई, माशाल्लाह वो आई पता है और इसकी रेजिस्टेंस भी पता। बताइए यहां से यहां तक जब ये जाएगा, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि जब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी तभी करंट चलेगी। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट, ये टर्मिनल इस रेजिस्टेंस का हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो अब निकालिए। तो नाउ अब हम एक एक चीज को निकालेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, हमारे पास अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो उसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर वो होगा V इज इक्वल टू, चलो V से उसको डिनोट करते हैं। आपको पता है कि फ्रॉम द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो ये I, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो V इज इक्वल टू I आपको पता है कि कितना है, तो I आपको पता है वो है E डिवाइडेड बाई R प्लस R बाई N इंटू R। इसका वैल्यू दे दीजिएगा तो यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर। समझ में आया। तो अब यहां से हम क्या निकालते हैं, यहां से हम एक और चीज को निकालते हैं, वो हो गया पावर डिलीवर्ड, कितना पावर ये डिलीवर करेगा। उसके बाद मैक्सिमम पावर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कब यूज करेंगे, तो इसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे पावर,
एक चीज निकाल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब आपको पता है कि जो पावर होता है वो किसके बराबर, उसके बहुत सारे रिलेशन है, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई। अब आपको पता है आई भी पता और आर भी पता, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो पावर डिलीवर होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर। तो आप ये भी लिख सकते, तो पी इज इक्वल टू आई, तो आपको पता है माशाल्लाह, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर डिवाइडेड बाय एन, इसका स्क्वायर करिएगा इंटू आर, यू विल गेट द पावर। मगर मैक्सिमम पावर कब होगा, वो आपको पता है कि वो मैक्सिमम पावर तभी होगा जब ये इसके बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब दो नॉन जीरो वैल्यूज होते हैं, नॉन जीरो वेरिएबल्स होते हैं, वो अगर डिनोमिनेटर में होंगे, उनका अलजेब्रिक सम चल रहा है, अगर आप इसको मैक्सिमम निकालेंगे, आई को मैक्सिमम निकालेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके आपको मैक्सिमम पावर निकलेगा। तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम वैल्यू तभी निकलेगा। तो देयरफॉर पी मैक्स, बताइए पावर अब मैक्सिमम कब होगा, जब यहां पर लिखते हैं फॉर पी मैक्स, अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, आर बाय एन। बताइए व्हाट इज आर बाय एन, आर बाय एन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जो बैटरी अब बनी है, ये जो कॉम्बिनेशन बनी, इसकी रेजिस्टेंस जो होगी अब, वो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगी, उस टाइम जो पावर होगा वो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। तो कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, तो यहां पर आप देखिएगा, तो P बनेगा अब P मैक्स, क्योंकि हम अब R के बदले R बाय एन के बदले R लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो नॉन जीरो वैल्यूज है, तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये इसके बराबर होना चाहिएगा। तो ये बनेगा ई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग है, डिवाइड बाय ये आर बाय एन के बदले क्या लिखेंगे, आर, आर प्लस आर क्या बन गया, 2r, ठीक है। तो 2r का स्क्वायर क्या बन गया, 4r स्क्वायर, ठीक है। मैं स्क्वायरिंग ऊपर भी नीचे भी कर रहा हूं, इंटू आर, तो ये r और ये r गया, तो आपको पी मैक्स जो निकलेगा, पी मैक्स, तो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर होगा वो कितना निकलेगा, ई स्क्वायर बाय 4r। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है, जो मैक्सिमम पावर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो डिपेंड ही नहीं करता कि आपने कितनी सेल्स को पैरेलल में लगाया, वो बस ये देखता है कि ईएमएफ कितना है सेल का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो यहां पर ये नहीं देखता कि ये सेल्स कितनी है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले रिलेशन देखी है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वहां पर एन का वैल्यू भी आ जाता था, अगर आपको याद होगा। तो इसका मतलब यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम पावर एन पे डिपेंड करता है, यहां पर नहीं करता, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक स्पेशल केस निकालता हूं, जैसा मैंने सीरीज में निकाला था, कि हम इन सेल्स को पैरेलल में कब यूज करेंगे और सीरीज में कब यूज करेंगे, वो आपको पता है। नहीं पता तो वो लेक्चर देखिएगा पहले, ठीक है। तो जो मैं यहां पर करने वाला हूं, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे, आपको बराबर फटाफट वही भी पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा था। तो अब हमको पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ये करंट निकलती है, तो जो आई निकलता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बाय एन। ये चीज याद रखिएगा कि आर बाय एन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इन दो के साथ खेलेंगे तो वी विल गेट द डिफरेंट करंट, सही बात। तो अब देखेंगे क्या होगा। तो पहला स्पेशल केस, तो स्पेशल केसेस, तो पहला स्पेशल केस जो बनता है मेरा वो ये है कि चलो हम मान के चलते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो ये वाली रेजिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। यानी कि ये जो सेल्स है, इनकी जो नेट रेजिस्टेंस है आप कॉम्बिनेशन में, यानी कि बैटरी की जो नेट रेजिस्टेंस है उसके मुताबिक जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तब देखते हैं कि करंट का क्या होगा। पहली कंडीशन, इफ external resistance is much greater than R by N. What is R by N? It is not greater than R. It is greater than R by N. R means internal resistance of one cell. R by N is internal resistance of all the cells which are connected in parallel. यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो अगर बैटरी की रेजिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू द
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो तब जाके करंट क्या निकलेगा देन, तो उस टाइम जो आई निकलेगा आपको, आई विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय, और यहां पर इन दोनों का सम चल रहा है, तो ये 1000 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, तो एक 1000 है, दूसरा 1 है, तो कोई बोलेगा कि आपके पास कितना है, मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरे पास 1001 है, मैं बोलूंगा कि 1000 है, क्योंकि एक हम 1000 के मुताबिक नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर r प्लस आर बाई एन इसी प्रकार से क्या हो गया, वो r ही बन जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि दिस इज मच ग्रेटर देन आर बाई एन। ये 1,00,000 हो गया और ये 1 पैसा हो गया। एक कोई बोलेगा कि कितने पैसे, तो 1,00,000 1 पैसे है आपके पास, मगर आप इसके कंपैरिजन में आप ये बोल सकते कि नहीं मेरे पास 1,00,000 ही है, तो 1 पैसा 1,00,000 में बहुत कम होता है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सेम चीज मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये आर ही बन गया। तो ई बाई आर इतनी करंट निकलेगी, कितनी करंट निकली मुझे अभी नहीं पता, मगर इतना पता चल गया कि वैल्यू से ई बाई आर, तो ई मीन्स ईएमएफ ऑफ द वन सेल डिवाइड बाय आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विल गिव द करंट। इसका मतलब है कि जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जो करंट निकलती है आपको ऐसा लगता है कि एक सेल ने करंट दी थी, क्योंकि ई बाई आर इज द करंट ड्यू टू वन सेल, ऐसा लगा कि एक सेल ने करंट दी थी, ठीक है, मगर जबकि हमने एन सेल्स को कनेक्ट किया था, मगर ये एन सेल्स एक सेल के मुताबिक आ गया, यानी कि ऐसा लग रहा है कि एक ही सेल आप कनेक्टेड है, मगर ये तब लगता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब दूसरा केस क्या ले सकते हैं इसका उल्टा, वो ये होगा इफ आर बाय एन मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज मच ग्रेटर देन आर। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अब इस बार देखेंगे कि व्हाट विल हैपन टू द करंट, जो हमें सर्किट में करंट आती है वो क्या होगी। तो आई का वैल्यू क्या होगा इस रिलेशन के मुताबिक, ई डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ, अब ये 1,00,000 बन गया और ये 1 रुपए बन गया, तो 1 रुपए को 1,00,000 के मुताबिक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1,00,000 1 रुपए बोलना शोभा नहीं देता है। अगर आप ये बोल देंगे इसके बदले आप ये बोल सकते हैं नहीं मेरे पास 1,00,000 रुपए है, तो वो है आर बाय एन, तो आर बाय एन, तो तीसरा डिवाइड ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर जो आपको करंट मिलेगी वो निकलेगी एन ई बाय आर, मतलब कि एक सेल ई बाय आर, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो ई बाय आर एक सेल कितने करंट दे रही है उसको मल्टीप्लाई करिए एन, तो आपको ये करंट मिलेगी। अब मुझे बताओ ये वाली ज्यादा करंट है कि ये वाली ज्यादा करंट, तो ये वाली ज्यादा करंट है, सिंपली दिस इज करंट ड्यू टू वन सेल, दिस इज करंट ड्यू टू एन सेल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट मैक्सिमम मिले, और वो कब मिलेगा आपको, अगर आप सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वो तब मिलेगा मैक्सिमम करंट जब आपके पास सेल्स के पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, अब मैं फाइनल में ये बता दूंगा, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो आप क्या करेंगे, आप सेल्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तब जाके आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। ये चीज याद रखिएगा। अगर आपको सेल्स की रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आप सेल्स को कनेक्ट करिएगा किस में, पैरेलल में, क्योंकि अब आपको यहां पर करंट ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि हम सेल्स को सीरीज में कब कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे, और करंट कब मैक्सिमम मिलती है ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद उसी के मुताबिक आप इनको सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो सेल्स को पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे, सेल्स को पैरेलल में तब कनेक्ट करेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ज्यादा होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुताबिक, क्योंकि आपको उस टाइम मैक्सिमम करंट मिलेगी। और सेल्स को सीरीज में तभी कनेक्ट करेंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, उस टाइम आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेगा, यू विल गेट द मैक्सिमम करंट एट दैट टाइम। समझ में आया? ये था इन दोनों का मतलब कि सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक और बात मैं कहूंगा, देखिए इस
जो भी सेल्स होती है ना, जो भी हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम जो सिचुएशन ये होती है कि हम सेल्स को जब बैटरी को बनाते हैं तो हम सेल्स को मैक्सिमम टाइम इस पैरेलल में लेते हैं। आप बोलेंगे कि सर कैसे? क्योंकि जब आप पैरेलल में लेंगे ना, तो अगर आपकी एक सेल डाउन भी हो गई, यानी कि पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो गई, फिर भी ये वाली सेल तो है, ये तो करंट देगी। जब ये भी हो जाएगी तो ये कनेक्टेड है तो ये हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि कोई भी डिस्कनेक्ट हो जाए या कोई भी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए, यहां पर और सेल्स तब तक काम में आ जाएगी, सर्किट में करंट देती रहेगी। तो इसका मतलब ये कि जब आपको बहुत देर तक सर्किट को ऑपरेट करना होता है तो तब आप सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग करंट है या ये वीक करंट, ये डिपेंड करता है कि इनका अपना ईएमएफ कितना है, क्योंकि आपको पता है कि ये ईएमएफ पे डिपेंड करता है। जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो ये चीज है कि हम सेल्स को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत देर तक एक सर्किट को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। मतलब कि एक सर्किट में बहुत देर तक करंट तभी चलेगी जब हम सेल्स को जब हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं आपको, तो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम अब सेल्स को मिक्स भी करेंगे, उसके बाद सर्किट्स को एनालाइज करेंगे। तो कल मुझे लगता है कि कल हम किरचॉफ्स लॉज लेंगे, क्योंकि उसके बाद सर्किट्स को एनालाइज करेंगे तो कोई परेशानी नहीं। तो यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं तो उसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। चलो मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं आपको, तो हम देखेंगे कि आप इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो बहुत सारे ये गलत भी करते हैं, तो फिर भी आप देखिएगा कि क्या होता है। मेरे पास n सेल्स है, कितने सेल्स? n सेल्स, और ये n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है और हर किसी सेल का ईएमएफ सेम है, E है, और हर किसी की इंटरनल रेजिस्टेंस R है। समझ में आया? तो क्या गिवन कंडीशन है? गिवन कंडीशन ये कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आप याद रखें कि हमने जितना पढ़ा तो उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास गिवन जो है वो क्या है, मेरे पास n सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स। तो हर किसी का जो ईएमएफ है, ईच हैविंग ईएमएफ जो वो है E, कितना है E, और हर किसी को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R, और कितनी सेल्स है? n नंबर ऑफ सेल्स। इनको मैंने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है। किस में कनेक्ट किया? सीरीज में। मगर गलती से क्या हो गया कि 4 सेल्स इसमें से क्या हो गई, इसमें से हमने उनको गलती से रॉन्गली कनेक्ट कर दिया। मतलब कि अगर हम अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर रहे थे तो क्या हो गया कि एक टाइम पे नेगेटिव आ गया कनेक्ट। समझ में आया? मैं दिखा दूंगा अभी एग्जांपल में कि क्या होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास कितनी सेल्स है? n सेल्स, और n सेल्स का हर किसी सेल का ईएमएफ E है, हर किसी की इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मगर आउट ऑफ n सेल्स टोटल कितनी है? n सेल्स, 5 सेल्स है, 4 सेल्स, चलो 5 सेल्स देते हैं। 5 सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। तो 5 सेल्स कैसी कनेक्ट हो गई? गलत वे में, मतलब कि रॉन्गली कनेक्ट हो गई। अगर हम अभी तक कैसे चल रहे थे, देखो आपको पता है सीरीज में क्या होता है। चलो ये पहली सेल थी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। चलो मैं अब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाऊंगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पता है ये किस में कनेक्टेड हो रही है? सीरीज में। इन द सेम वे आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, चलो ये कुछ सेल्स आ गई। उसके बाद जब मैंने कनेक्ट किया, मैंने फिर से सीरीज में ही कनेक्ट किया, मगर अब मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। अब देखिए, इसको बोलते हैं कि अब आपने इसको रॉन्ग वे में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कितनी सेल्स अब ऐसे रॉन्गली कनेक्ट हो गई? वो है 5 सेल्स। अब हमने बोलना है कि बताइए नेट ईएमएफ कितना होगा। आप बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल है, हम सब सेल्स का लेंगे, माइनस करेंगे, कितनी गलत सेल्स में कनेक्ट होगी उनका माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो रॉन्गली जो कनेक्ट होगी तो उसका ईएमएफ उल्टा होगा, तो वो नेगेटिव लेंगे, तो उतना डिस्कनेक्ट हो जाए, उतना उससे कम कर देंगे कि वो विल गेट द आंसर। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये लगता है जेन्युइन है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप स्ट्रेटजी देखिए क्या होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं।
मैं n सेल्स को नहीं लेता हूं, मैं चलो 10 सेल्स को लेता हूं। कितनी सेल्स ले ली मैं, चलो मैं यहां पर कम ही लेता हूं। ये मैंने कितनी सेल्स ले ली, ये मैंने यहां पर 5 सेल्स ले ली। तो 5 सेल्स किस में कनेक्टेड है, इन दिस सीरीज। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहां से आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कितनी सेल्स, 1 2 3 4 5 सेल्स है। तो दीज आर कनेक्टेड इन अ राइट वे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये होगा पॉजिटिव अल्टीमेट पॉजिटिव, ये होगा अल्टीमेट नेगेटिव, क्योंकि यहां तक पॉजिटिव नेगेटिव सीढ़ी की तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप यहां पर देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, वो होगी इनका अलजेब्रिक सम। होगा कि नहीं होगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसको आप क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया इतना, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपने देखना है कि इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। वो बोलेगी कि सर वो जो है वो इतनी है, और मैं आपको बोलता हूं वो कितना, बोलते हैं प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर कोई उल्टा होगा तो उस टाइम क्या होगा, ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा वापस, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालनी, तो इतना ही आ जाएगा। तो दैट इज वाई जो रॉन्गली कनेक्टेड होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये मैंने सिमुलेट करके दे दिया एक सीडी के साथ। चलो अब मुझे बताओ, अगर हर किसी का ईएमएफ ई है, बताइए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल ईएमएफ क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ई नेट जो है, जो नेट ईएमएफ होगा वो होगा ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई 5E। सर सिंपल था, क्योंकि हर कोई राइटली कनेक्टेड है। अब मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, इसमें से एक जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है। अब देखिए, अब आ गया यहां पर ये चेंज, यहां पर मैंने एक लाई कि अब मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। दो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट वन ऑफ सॉरी वन ऑफ दिस सेल, जो इन 5 सेल्स में से एक सेल है, वो रॉन्गली कनेक्टेड है। अब मुझे बताइए अब क्या है, ईएमएफ आ जाएगा। आप बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है, और यही स्ट्रेटजी रखिए। हम देखेंगे कितनी राइट कनेक्टेड है, राइट वे में कितनी कनेक्टेड है। तो इसका भी ईएमएफ ही है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका ईएमएफ इसका ईएमएफ इसका ईएमएफ इसका ईएमएफ, तो ये राइटली कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी या ईएमएफ जो होगा, नेट ईएमएफ इन 4 सेल्स का जो राइटली कनेक्टेड है वो 4E होगा। सही है कि नहीं। और इस बेचारे का जो रॉन्गली कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ कितना ई है, तो इसका भी अलग से निकालेंगे। इसका ये इसके 2 एंड से, तो इसका ईएमएफ ई है। मगर एक चीज याद रखिए, अगर इनका प्लस 4E है तो इसका क्या होगा, -E, क्योंकि ये रॉन्गली कनेक्टेड है। तो हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो उसको क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसको -E लेंगे। समझ में आया, जो रॉन्गली कनेक्टेड होगा। मगर हमने यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेनी है, हमने कहां से कहां तक लेनी है, यहां से यहां तक हमने वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट ईएमएफ जो आएगा, अब अगर एक रॉन्गली कनेक्टेड होगा वो क्या आएगा, एक तो ये 4E होगा, 4E प्लस होगा इसका ईएमएफ, मगर वो नेगेटिव है, -E। अब यहां से यहां तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाली, ईएमएफ निकाला। हमने पहले राइटली कनेक्टेड का निकाला, फिर रॉन्गली कनेक्टेड का निकाला, फिर राइटली माइनस रॉन्गली कनेक्टेड का ईएमएफ निकाला, वो निकलेगा नेट ईएमएफ। वो कितना निकलेगा, 4E - E, वो हो गया 3E। कितना हो गया, 3E। तो 3E is the EMF of the what, is the net EMF of this combination if one of the cell is connected in a wrong way। देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर हम भी तो यही सोच रहे थे। नहीं, मैंने बोला था आपको, अगर आप ये कर रहे हैं कि कितनी सेल से 5, इसमें से एक कनेक्टेड रॉन्ग वे में है, तो 5 में से एक कितना हो गया, 4, तो आप बोलेंगे 4 ही आंसर आ जाएगा, मगर 3 आ रहा है। समझा, ये चीज देखना है। पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि आपने जितनी भी राइट वे में कनेक्टेड है उनका ईएमएफ निकालना है, जितनी भी रॉन्ग वे में कनेक्टेड है उनका ईएमएफ निकालना है। राइट वे का पॉजिटिव लिख लीजिए और रॉन्गली कनेक्टेड का नेगेटिव ले लीजिए, इनका अलजेब्रिक सम करिएगा, यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इवन उसमें राइटली भी कनेक्टेड है और रॉन्गली भी कनेक्टेड है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए और देखिए कितना आसान हो गया अब, क्योंकि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी 5
यहां पर ये मैंने सेल्स ले ली थी। बताइए कितनी सेल्स है? n सेल्स। तो n सेल्स है हमारे पास, तो इसमें से हर किसी का ईएमएफ है और इंटरनल स्टार है, तो 5 रॉन्गली कनेक्टेड है। देखिए स्ट्रैटेजी कितनी रॉन्ग कनेक्टेड है, तो 5 आर रॉन्गली कनेक्टेड आउट ऑफ n। तो अब मुझे बताओ, यहीं पे आप इसको निपट सकते हैं, यहीं पे आप इसको खत्म कर सकते हैं, मगर यहीं पे देखिए टोटल कितनी है? n। तो n में से कितनी रॉन्गली कनेक्टेड है? 5। तो बताइए राइटली अब कितनी कनेक्टेड होंगी? तो n-5 और टोटल n है, n में से कितनी रॉन्ग वे में कनेक्टेड है? 5। तो बताइए अब राइटली कितनी कनेक्टेड होंगी? वो होगी n माइनस जितनी रॉन्गली है, तो वो हो गया n-5। What is n-5? These are the number of cells which are connected in a right way. तो these are rightly connected। समझ में आया? हमने n सेल्स राइटली कनेक्टेड नहीं है, n सेल्स में 5 सेल्स गलत वे में कनेक्ट की गई है, उल्टी कनेक्ट की गई है। तो सीधी राह में, सीधे मतलब कि राइटली जो कनेक्टेड होगी वो कितनी होगी? n-5। तो n-5 आर राइटली कनेक्टेड। तो इनका ईएमएफ कितना होगा? जैसा आपने पहले क्या किया था, 5 में से कितने का निकाला था? 3 का निकाला, 4 का अलग निकाला था, 1 का अलग निकाला था, फिर 4 उनका एल्जेब्रिक सम किया था। तो यहां पर हम पहले राइटली का ईएमएफ निकालेंगे। तो ईएमएफ ऑफ राइटली कनेक्टेड सेल्स, राइटली आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सीमेंट नहीं है, यहां पर क्या है? राइटली कनेक्टेड सेल्स। तो ईएमएफ ऑफ राइटली कनेक्टेड सेल्स तो कितनी है वो राइटली कनेक्टेड? n-5। तो एक का ईएमएफ ई है, तो n-5 का क्या होगा? n-5e। अरे फिर से बोल रहा हूं, अगर एक का ई है, 2 का क्या होगा? 2e, 3 का 3e, तो n-5 का n-5e, तो n-5e। इट इज द ईएमएफ ऑफ द राइटली कनेक्टेड सेल्स। तो रॉन्गली कितने कनेक्टेड है? 5। तो 5 जो सेल्स है वो है रॉन्गली कनेक्टेड, रॉन्गली कनेक्टेड। तो बताइए ईएमएफ ऐसे निकाला करें, ईएमएफ ऑफ रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स वो कितना होगा? रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स का ईएमएफ कितना होगा? वो है 5 सेल्स, तो हर किसी का ईएमएफ ई, तो 5 का 5e। मगर आपको पता है ये रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इसका होगा -5e। समझ में आया? तो ये अगर n सेल्स थी, देखिएगा ये कितनी सेल्स थी? n सेल्स। तो यहां तक ये सेल्स किस में कनेक्टेड है? राइट वे में। राइट वे में इतनी कनेक्टेड है, वो कितनी होगी? 5 - 2। यहां पर अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये यहां पर 6 - 2 वो हो गया 4। तो इससे पहले मैंने 4 निकाला था, पर यहां पर तो वैल्यू है n-5, वो थोड़ी ना कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा, मगर यहां पर n-5 ही लेना है। तो उनका ले लीजिएगा, इनका अलग से ले लीजिएगा, तो इनका अलग से ले लीजिए। अब यहां से यहां तक निकालना है, तो दिस माइनस दैट। सो देयरफॉर नेट ईएमएफ जो अब होगा किसका? ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा? n-5 इंटू ई, उसको माइनस हो जाएगा ये 5e, यानी कि ये अलजेब्रिक सम हो जाएगा, इसका मैंने माइनस पहले ही रखा है। तो वो कितना होगा? n-5e, ये देखिए ne-5e, ये मैंने यहां पर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी यूज किया। तो ne-5e, हाउ मच इज -5e? वो हो गया -10e। तो इसका मतलब है कि ne-10e विल बी द आंसर, और n-10 इंटू e विल बी इट इज नेट ईएमएफ। समझ में आया? तो यहां पर मैंने e कॉमन निकाला। तो अब आप क्या करिएगा? तो जितनी अब रॉन्गली कनेक्टेड होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए अब क्यों, रॉन्गली कितनी कनेक्टेड है? वो है 5। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब कि टोटल कितनी है? टोटल यहां पर n थी, n-5 रॉन्गली है। तो अब ट्रिक में बता रहा हूं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 are 10, तो 10, तो दिस विल बी द आंसर। तो n-10e। तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दीजिएगा। n सेल्स है, m सेल्स रॉन्ग वे में कनेक्टेड है, तो बताइए नेट ईएमएफ क्या होगा? मुझे पता है कि आप जल्दी, मतलब कि इसमें 5 सेकंड भी नहीं लग जाएंगे आंसर देने में। n सेल्स है मेरे पास, उसमें से अभी मैंने कितने रॉन्ग वे में कनेक्ट कर दी थी? 5। तो
अब जहां जहां 5 है वहां m लिख लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो आपको तो पता चल गया है कि वो आंसर क्या आ जाएगा, n-m ही आ जाएगा कि n-2m ही आ जाएगा। तो ये आप देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी, क्योंकि वीडियो भी लंबा खिंच गया। तो हम कल मिक्सड पे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।